तो शुरू की जाए। मोस्ट वेलकम, फिलॉसफी इज वर्च्यू 2.0 यूट्यूब पर 2.0। तो आज हम लोग करेंगे 121 क्वेश्चन। इसके पहले हम लोगों ने 4 पार्ट कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 121 है। देखिए, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, एनार्किज्म सबको मिलाना है। चलिए मिला के बता दीजिए। लिबरलिज्म को किससे मिला दें? सर A4 होगा क्या? ए का 4, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, और B3 सर। ये 4th ऑप्शन है इसका, मिला लीजिए सब लोग। देखिए, लिबरलिज्म का वीक पैटर्नलिज्म, कमजोर पितृसत्तावाद। कंजर्वेटिज्म का हो जाएगा बी का 3rd, करेक्ट क्या है, को इरेक्शन, ये होता है बल प्रयोग। और सोशलिज्म का हो जाता है कॉमन गुड, सामान्य शुभ। एनार्किज्म हो जाता है डिनाइल। तो इसका 4th आंसर हो जाएगा ना। देखिए, लिबरलिज्म में एक लाइन आप लिबरलिज्म का, एक लोग बोलते हैं लिबरलिज्म में कि क्या है, उनका आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वो है WM मैकगवर्न। उनका नाम है WMC गवर्नर। ये कहते हैं कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद 2 पृथक तत्वों का मिश्रण है। इसमें एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद। मतलब ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी और व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, ये दोनों को मिला दिया जाए तो ये लिबरलिज्म हो जाता है। कौन बोलते हैं? MC गवर्नर। तो इंग्लिश में भी चाहे तो लिख लीजिए। टू द प्रेजेंट राइटर इट सीम्स दैट लिबरलिज्म एज अ, यहां से लिखिए, लिबरलिज्म एज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इज अ कंपाउंड ऑफ 2 सेपरेट एलिमेंट्स। बोलते हैं लिबरलिज्म एज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट इज अ कंपाउंड ऑफ 2 सेपरेट एलिमेंट। क्या क्या? वन ऑफ दीज इज डेमोक्रेसी, द अदर इज इंडिविजुअलिज्म। डेमोक्रेसी प्लस इंडिविजुअलिज्म इक्वल टू लिबरलिज्म, according to this, according to whom? WC McGovern. Okay? यस सर। अब आपको याद हो तो समाजवाद की एक फेमस डिफिनीशन है, हम आपको कभी बात किए हैं। समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसे हर कोई पहनना चाहता है। ये किसका स्टेटमेंट है? CM जोध सर। CM जोध, वेरी गुड। तो CEM जोध, JOAD। हाँ, ये कहते हैं सोशलिज्म इज लाइक अ हाइट that has lost its shape because everybody wears it. समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसकी आकृति भंग हो गई है और प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनना चाहता है। तो ये सोशलिज्म का है। एनार्किज्म में भी एक लाइन लिख लीजिए। एनार्किज्म में कौन आते हैं, आपको याद है किसी का नाम? नहीं सर। अभी आया था एक क्वेश्चन, थोरो आए थे ना। थोरो वहां पे क्या था? कहते हैं वह सरकार सबसे अच्छी सरकार है जो बिल्कुल शासन नहीं करती। दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न्स नॉट एट ऑल। एनार्किज्म में थोरो का नाम लिखिए, अब इनका स्टेटमेंट भी लिखिए। थोरो, THOREAU। थोरो क्या कहते हैं कि वह सरकार सबसे अच्छी सरकार है जो बिल्कुल भी शासन नहीं करती। इनका एक और है, वो भी ध्यान रखिए। बोलते हैं मनुष्य या तो विधि के विधान के अंतर्गत आता है या उस पर अत्याचारी शासक का शासन होता है। मतलब या तो वह भगवान के भरोसे रहता है विधि के विधान के अंतर्गत, या तो फिर उस पर अत्याचारी शासकों का शासन होता है। मैन मस्ट आइदर द गवर्न्ड बाई गॉड और दे मस्ट बी रूल्ड बाई टेनेंट्स। लिख दें क्या? तो ये थोरो का 2 स्टेटमेंट आपको याद रखना है। गांधी
भी अनार्किज्म अराजकतावाद में आते हैं। विनोबा भावे, मतलब ये वो सब बोलते हैं ना कि अराजकतावाद का मतलब है शांति और व्यवस्था के अभाव से नहीं, मतलब उस शक्ति के अभाव से है जो, मतलब एक शक्ति से अभाव से है। इनके मतलब, इनका मतलब है कि शासन का अभिप्राय क्या है? व्यवस्था, पृथकता, विभ्रम, भिन्नता। ओ सॉरी, नहीं, अराजकतावाद का ये अर्थ बताते हैं ना, स्वतंत्रता, एकता, प्रेम। चाहे तो इसको भी इंग्लिश में सुन लीजिए। एनार्की इज नॉट अ absence ऑफ ऑर्डर। ये शासन का अभाव नहीं है। इट इज द absence, इट इज द absence ऑफ टू पावर। गवर्नमेंट मीन्स कंपल्सन, एक्सक्लूजन, सेपरेशन, वाइल एनार्की इज फ्रीडम, यूनियन एंड लव। एनार्की क्या है? अराजकतावाद क्या है? स्वतंत्रता, एकता और प्रेम है। ये ये परिभाषाएं दी जाती हैं। ये परिभाषा देते हैं डिकिंसन ने, जो भी हम बोले। तो फिलहाल आंसर फोर्थ हो जाएगा। आपको ये थोरो वाला याद रखना है, सीएम जोध वाला याद रखना है, ठीक है, और लिबरलिज्म मैक गवर्न का याद रखना है। ठीक, आगे बढ़े। यस सर। जी सर। सर जो बीक पितृ सत्तात्मकता है, तो ये फिर उदारवाद, तो इसका अर्थ है कि जो अ, मजबूत मात्र सत्तात्मकता है वो ज्यादा सुटेबल रहेगी उदारवाद के लिए। हम कह रहे हैं कि आप चोर नहीं हैं, तो इसका मतलब आप, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या ये हो जाता है क्या, कि आप ईमानदार हैं? देखिए फिर से कोई दूसरा एग्जांपल देते हैं। हम कह दें जैसे एक न्यूट्रल स्टेट भी होती, स्थिति भी होती है। जैसे हम कह दें कि अ, हम चोर नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या, हम ईमानदार हैं? हो सकता है ना हम ईमानदार हैं ना चोर हैं, बीच की भी तो स्थिति हो सकती है। जी क्यों? जी जी सर, थैंक यू सर। आइए ये देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जूडिथ बटलर। जूडिथ बटलर के अकॉर्डिंग बताना है। सर ये कौन सा फिलोसोफर है बटलर? ये एक्चुअली में यहाँ पे जो जूडिथ बटलर हैं, ये फेमिनिस्ट थी, फिलोसफर हैं। यस हाँ सर, फेमिनिस्ट। हाँ, कौन सा फेमिनिस्ट? फेमिनिस्ट में जूडिथ बटलर, जेंडर ट्रबल उनकी बुक है। एक बार लिखा गया था क्या, किसी एक देख के बताना, कल कहीं पे लिखवाया गया था, कौन सा? हाँ हाँ सर। हाँ, देख ली तो, नहीं मिलेगा तो बताना, बताएंगे पूछ के। तो इसको चलिए देखते हैं, इसका क्या आंसर होगा। देयर इज एन अनचैलेंज डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स और जेंडर के बीच निर्विवाद अंतर है, ये कहते हैं अंतर नहीं है। पहला तो गलत हो जाए। जेंडर में बी सीन एज अ कल्चरल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्स। जेंडर को सेक्स के सांस्कृतिक निर्वचन के रूप में देखा जा सकता है, ये नहीं है। जेंडर इज नॉट टू कल्चर एज अ सेक्स इज टू नेचर। जेंडर संस्कृति के लिए वही नहीं है जो सेक्स प्रकृति के लिए है, ये सही है, ये सही है। जेंडर टेबल इज वन ऑफ द मास्टर पीस वर्क बाई बटलर। जेंडर टेबल इनकी बुक है, तो आंसर फिलहाल तो सी डी होगा। सर ए और बी ऑप्शन क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा आप हमें सिंपल भाषा में अगर बताएं। सिंपल भाषा में ये है कि देखिए, ये कौन सी बुक है? जेंडर ट्रेवल बटलर। जेंडर टेबल, हाँ, रुकिए एक सेकंड। यही कहते हैं ना कि जो लिंग है या जो सेक्स है वो जन्मजात नहीं होता बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से बनता है, यानी समाज बनता है। यानी जेंडर आइडेंटिफिकेशन समाज करता है, सोसाइटी करती है। जन्म से कोई जेंडर नहीं होता है, यही कहते हैं शायद।
फिर तो ये वो वाले क्या बोलते हैं उनको, रेडिकल फेमिनिस्ट हो गए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, Hence, ये हम जनरल ट्रबल बुक निकाले हैं। Hence फॉर राइटिंग देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। देखिए यहाँ पे यही लिखा था क्या ना, यहाँ पे लिखा था डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, और बुक में क्या लिखा है, बुक में लिखा है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। पेज नंबर लिख लीजिए 78। आप इसको चाहे तो पढ़ के आइएगा, फिर इस पे चर्चा करेंगे। हम्म, अब आइए, ये दूसरी लाइन जो है, जेंडर में बी सीन एज कल्चरल इंटरप्रिटेशन, ये भी आपको दिखाते हैं। देखना है, ये खोज लेंगे। जी सर। दिखाइए सर। ओ, हम्म, ये क्या था लाइन, ये तो वेट वेट वेट, यहाँ चले गए। पेज नंबर 11 पे है, आप चाहें तो देख लीजिएगा ना। जी सर। जी सर। सेम सेम लाइन है, वही जो हम जो यहाँ पे लिखे हैं वहां वही पे वही वहां भी लिखी है, और ये बुक ग्रुप में है, नहीं मिलेगी तो भेज दिया जाएगा। हम्म, ये रहा। क्या था, ये लाइन आपको देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, आप खुद को लीजिएगा। ये पेज नंबर 11 पे है, और ये सेम लाइन लिखी है, जेंडर इज नॉट टू कल्चरल एज सेक्स टू नेचर। ये आपको मिल जाएगा इसी बुक में, पेज नंबर 76, यानी पीडीएफ का पेज। और जेंडर टेबल तो आप जानते हैं। अब आइए एक बात आपको और बताते हैं, ये ये जो क्वेश्चन है ना, ये राजस्थान का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। वो क्वेश्चन हम आपको बताते हैं क्या था, इसके जस्ट पहले हुआ था, और सेकेंड पेपर होता है ना। वहां पे आया था, जूडिथ बटलर के मत में निम्न सही है। इन द व्यू ऑफ जूडिथ बटलर द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए पहला क्या है, पहला है देयर इज अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। लिंग और जेंडर में सुस्पष्ट भेद है, तो वो कहते हैं भेद नहीं है ना, तो पहला तो गलत हो जाएगा जो हमने पहला बोला। ठीक, दूसरा ऑप्शन है, लिंग तथा जेंडर का भेद संदेहास्पद है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर इज क्वेश्चनेबल। तो जब जब भेद नहीं है तो संदेहास्पद भी भेद नहीं है, दूसरा भी गलत। तीसरा है, लिंग में के कतिपय अपरिवर्तनशील लक्षण निर्विवादित हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड सॉरी द इमिटेबल करेक्टर्स ऑफ सेक्स इज इनकॉन्स्टेबल। तो इसका आंसर केवल और केवल 4 सही था, जो कि है जेंडर लिंग पर सांस्कृतिक अर्थारोपण है। जेंडर में बी सीन एज अ कल्चरल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्स। तो देखिए जो यहाँ पे कल्चरल इंटरप्रिटेशन है ना, ये वाला लाइन वहां पे था। ठीक है, तो आप चाहें तो देख लीजिएगा, जो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में हुआ था उसका पेपर ना, मॉडल वहां पेपर का क्वेश्चन नंबर 103 है। हाँ, वहां पर भी यही कह रहा है, जो मेन इनकी फिलॉसफी है वो यही कहती है कि असल में हमारी जो आइडेंटिटी है वो कोई स्थिर नहीं होती, हम मेल या फीमेल नहीं होते हैं, हमारी आइडेंटिटी बदलती रहती है। और ये मेल और फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो असल में संस्कृति और सामाजिक अलग अलग सामाजिक संस्थानों और सामाजिक लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं कि हाँ ये मेल है ये फीमेल है। असल में नेचुरली ऐसा कुछ नहीं होता है। सर अभी आपने जो दिखाया था उसमें भी आगे यही लिखा था कि इसको नेचुरलाइज हाँ, किया जाता है, ये बाय नेचर नहीं होता है। तो कहीं न कहीं वहाँ पे भी यही है कि सांस्कृतिक चीज़ों की वजह से हमको अलग-अलग मेल और फीमेल नाम मिल जाते हैं, बाकी हम होते एक जैसे ही हैं।
और तीसरी फेमिनिस्ट वेव से आए हुए हैं शायद ये। जी थर्ड फेमिनिस्ट थर्ड वेव से। हाँ, थर्ड वेव। थर्ड वेव में क्या है? फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म पॉलिटिकल राइट्स, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म रिप्रोडक्टिव राइट, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म क्या है? एलजीबीटीक्यू नहीं। जी सर, वही उन्हीं की जी सर। बातें करते हैं वो, एलजीबीटीक्यू की ही ज्यादा फोकस करते हैं वो। फोर्थ वेव फेमिनिज्म में सेक्सुअल नहीं, हरासमेंट इंटरनेट अगेंस्ट वाला, सेक्सुअल इंटरनेट के हरासमेंट साथ। के अगेंस्ट। तो ये है, ये देखिएगा। ये हम आपको दे दिए हैं, कहाँ से पूछा गया है। नहीं समझ आएगा तो फिर से हम लोग बात कर लेंगे, फिर से बताया जाएगा। आइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वंस। कौन से सही कथन है वो बताना है ना। इन हॉब्स कॉन्ट्रैक्ट लीड्स टू बोथ सोसाइटी एंड स्टेट। हॉब्स के में जो कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है, संविदा है, वह समाज और राज्य का दोनों का नेतृत्व करती है। मतलब समाज में भी है और राज्य। तो ठीक है। इन जॉन लॉक देर आर टू कॉन्ट्रैक्ट। जॉन लॉक में दो तरह के समझौते हुए। वन गिव्स राइज टू द स्टेट, एक राज्य को जन्म देता है, टू अदर द स्टेट, टू अदर टू द गवर्नमेंट, और एक गवर्नमेंट मतलब सरकार को जन्म देता है। तो देखिए, इसका आंसर ना ओनली ए है, बाकी सब गलत है। अब आप देखिए, इन लॉक एज वेल एज रूसो स्टेट इज एन ऑर्गेनिज्म। लॉक और रूसो दोनों में राज्य एक नींव है। हॉब्स बिलोंग्स टू रेशनल नेचुरल ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। हिंदी में भी देखिए, इसके बारे में कोई जानता है? केवल एक सही है। देखिए यहाँ पे हमें लगता है एक राज्य को जन्म देती है, दूसरा समाज को। क्या, इसलिए दूसरा जब गलत हो जाएगा तो सब गलत हो गए। बी सब में है ना। हेलो हेलो। हाँ 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 हाँ, कौन ये सही। हाँ हाँ, दूसरा व्यक्ति को जन्म देता है ना। अच्छा। हेलो। बोलिए बोलिए। यस हाँ सर। हाँ, वो दूसरा जो राज्य को जन्म कह रहा है, वो व्यक्ति को जन्म देता है, इसलिए वे प्रथम व्यक्तिवादी है ये लाख। ठीक, तो इसका आंसर फोर्थ है। आप लोग भी देख लीजिएगा ना, नहीं आएगा तो फिर से। हाँ, हम लोग जब जो जो बीच में क्वेश्चन कभी कभी छोड़ देते हैं, उसका समाधान ये है कि आप एक बार फिर से पढ़िए, सब करिए। मान लीजिए आपको 70 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन पूरे पेपर में आ गए, तो आप 100 क्वेश्चन का एक पीडीएफ बना लीजिए, वो हमें भेजिए, वो उसकी क्लास हम लोग अलग से करके डिटेल में समझ लिया जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं, ये वही करेंगे जो राज्य पढ़ेंगे पूरे। हाँ राज्य एक जैव है, ये तो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है ना। वही बोलते हैं ना कि राज्य एक शरीर के जैसे होता है। ये कॉन्सेप्ट उन्हीं का है, और फिर अलग अलग उसके अंग होते हैं। नहीं, ये हीगल का है, अंगांगी का संबंध। हाँ हाँ, पर ये लॉक और रूसो का नहीं है। हाँ हाँ हाँ, पार्ट एंड और होल। हाँ। और प्रकृति परंपरा के विचारक ये नहीं है सर। प्रकृति परंपरा के विचारक जो हैं वो रूसो हैं शायद। हम्म। वो कहते हैं कि बाई बर्थ हम आजाद रहते हैं, और फिर हम हर जगह चेन्स में जकड़े हुए रहते हैं। तो ये इसलिए डी वाला ये इसलिए गलत हो जाएगा। और जो जैव का कॉन्सेप्ट है वो हीगल या एरिस्टोटल का है, तो वो वहां पे हो जाता है। हाँ, इसलिए सी और डी गलत हो जाते हैं। ए, तो ए लगाते हैं। अब आइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिरांडा फिकर कंसेप्शन ऑफ एपिस्टेमिक इंजस्टिस। ज्ञान मीमांसी अन्याय के बारे में मिरांडा फिकर को बताना है ना। हम लोगों का पीएचडी में एक कोर्स वर्क, यहाँ कोर्स वर्क में एक मिरांडा फिकर का पेपर था। वो ये पेपर था ना, एपिस्टेमिक जस्टिस एज अ कंडीशन ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। तो ये मिरांडा फिकर का ही है। इसमें दो तरह की इंजस्टिस की बात बताई गई है, एक हर्मेटिक्स और एक टेस्टिमोनियल।
तो ये पेपर कितने पेज का है सर? 22-23 पेज का है। ये भी आप चाहें तो देख लीजिएगा, भेज दिया जाएगा। तो देखिए पहला है द कंसेप्शन कुड बी वे टू अंडरस्टैंड एपिस्टेमिक आइडियाज थ्रू द फेमिनिस्ट लेंस। कह रहे हैं यह अवधारणा नारीवादी दृष्टि से ज्ञान मीमांसी धारणाओं को समझने का एक तरीका हो सकती है। जो मिरांडा फिकर का एपिस्टेमिक इंजस्टिस की बात करते हैं, ज्ञान मीमांसी अन्याय ना, तो देखिए जो कुछ भी फीमेल्स के बारे में लिखा गया वो पुरुषों के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पे क्या है, यह अवधारणा नारीवादी दृष्टि से ज्ञान मीमांसी धारणाओं को समझने का एक तरीका हो सकती है। वो एक फीमेल ही लिखे, फेमिनिस्ट व्यू ऑफ पॉइंट से यदि उसको समझा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा ना, क्योंकि जो उस प्रॉब्लम को झेल ही नहीं रहा है उसके बारे में वो लिख रहा है, तो ये ठीक नहीं है, वो ज्ञान मीमांसी अन्याय है। तो पहला सही है। ज्ञान मीमांसी अन्याय दो प्रकार के हैं, एक है व्याख्या शास्त्री और एक है साक्ष्यगत। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिस्टेमिक इंजस्टिस, हर्मेटिक्स एंड टेस्टिमोनियल। तो ये भी आपको इस पेपर में मिल जाएगा। हर्मेटिक्स का मतलब उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया गया चीजों को ना, और टेस्टिमोनियल जो साक्ष्य लिखे गए जो भी आपको मिलते हैं वो कौन लिखा है, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। इन ऑर्डर टू इंश्योर एपिस्टेमिक जस्टिस, ज्ञान मीमांसी न्याय के लिए वन मस्ट बी वर्चुअस हियरर। क्या होना चाहिए? सद्गुणी श्रोता होना चाहिए। मतलब आप उस बात को समझते रहें, फेमिनिस्ट पॉइंट को समझ के तब सुनिए, है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिमोनी इज रिविजिटेड फ्रॉम अ वर्च्यू एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बाय फिकर। तो फिकर द्वारा साक्ष्य, टेस्टिमोनी, साक्ष्य पर सद्गुण ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से पुनर्विचार किया गया है। यानी टेस्टिमोनी पर जो कुछ भी आपको ग्रंथ मिलते हैं उसको रिविजिटेड, मतलब वहां फिर से विचार किया गया है। तो यहाँ पे सभी बातें सही हैं। मिरांडा फिकर इसकी बात करती हैं ज्ञान मीमांसी अन्याय की। तो ज्ञान मीमांसी न्याय के लिए हम क्या होना चाहिए? हमें सद्गुणी श्रोता होना पड़ेगा, और साक्ष्य जो टेस्टिमोनी प्राप्त होते हैं उसको फिर से रिविजिट करना होगा, फिर से व्याख्या करनी होगी। दो तरीके का होता है, हर्मेटिक्स और टेस्टिमोनियल, है ना। और यह फेमिनिस्ट व्यू ऑफ पॉइंट से इसको समझने का एक तरीका है। तो ये आंसर आपको ABCD सब है। अब देखिए यही क्वेश्चन जो आपको बता रहे थे VRPSC में, वहां भी पूछा गया है ना। वहां बता दें क्या था, वहां था कि ज्ञान मीमांसी अन्याय की धारणा के विषय में निम्न में कौन गलत है। इन द कंसेप्शन ऑफ एपिस्टेमिक इंजस्टिस द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो देखिए पहला है इस धारणा का सूत्रपात मिरांडा फिकर द्वारा किया गया। द कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय मिरांडा फिकर। तो पहला तो सही है, मिरांडा फिकर द्वारा किया गया है ना, ये करेक्ट है। दूसरा क्या है सुनिए, ज्ञान मीमांसी अन्याय के दो प्रमुख प्रकार हैं, निर्जाति और लैंगिक। द कंसेप्शन कुड बी अ वे टू देयर आर टू प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ एपिस्टेमिक इंजस्टिस, रेसिकल एंड सेक्सुअल। तो ये गलत है ना, रेसिकल एंड सेक्सुअल नहीं है। देखिए क्या क्या है, हॉर्मेटिक्स एंड टेस्टिमोनियल है। क्यों? यहाँ पे दूसरा पॉइंट गलत है। और तीसरा था कि यह धारणा ज्ञानात्मक प्रत्ययों को नारीवादी दृष्टि से समझने का तरीका हो सकती है। जो पहला है वही ऑप्शन वहां भी लिखा गया है। द कंसेप्शन कुड बी अ वे ऑफ टू अंडरस्टैंड एपिस्टेमिक आइडियाज फ्रॉम द फेमिनिस्ट लेंस। फिर फोर्थ में क्या है, ज्ञान मीमांसी अन्याय के उन्मूलन के लिए आवश्यक है कि हम अच्छे श्रोता हों। देखिए ये वर्चुअस हियरर के लिए। तो यहाँ है इरेडिक्शन ऑफ एपिस्टेमिक इंजस्टिस necessitates that we are more virtuous hearer। तो देखिए सेम क्वेश्चन आया हुआ है। हमारे कहने का मतलब ये है कि आसपास अगर 1-2 महीने में कोई पेपर हुआ रहे तो आप देख लिया करिए ना, कहीं मिल जाए तो। वैसे मिल ही जाता है, फिलॉसफी वर्चू में सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। फिलहाल आंसर सभी है। सर ये वर्चू एपिस्टेमोलॉजिकल इनजस्टिस बता देंगे एक बार, ये जो डी ऑप्शन में लिखा है। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन। हाँ सर, वर्चू एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव मतलब। इसका मतलब है क्या लिखा है, सद्गुण ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से, हाँ, वर्च्यू एपिस्टेमोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से फिर से ये टेस्टिमोनी पर, साक्ष्य पर विचार किया गया है। मतलब ये हमें लगता है ना वर्च्यू एपिस्टेमोलॉजिकल कि ये
देखिए अभी तक जो भी विचार किया गया वो मेंस के द्वारा किया गया, पुरुषों के द्वारा किया गया, तो अब इस पे फीमेल भी यानी जो फेमिनिस्ट थिंकर हैं वो अपने तरीके से बात रखें, तब वहां वर्च्यू एपिस्टेमोलॉजी आएगी। ये आप ये वाला पेपर पढ़िएगा शायद और क्लियर हो। हम्म, जी उसमें सर। खोज लीजिएगा, मिल जाएगा। हाँ आइए देखिए, ये है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इम्परफेक्ट सोसाइटीज एज पर प्लेटो इन द प्रोग्रेशन ऑफ इम्परफेक्शन इज। अपूर्णता के क्रम में प्लेटो के अनुसार अपूर्ण समाज का सही क्रम क्या होगा? तो यही क्वेश्चन डिलीट किया गया है ना। तो ये ऑप्शन क्या है? ये BADC है सर। बी ए और डीसी, हाँ DC। ये होना चाहिए था ना, BADC। हाँ BADC सही तो लिखे हैं, BADC। बी मतलब टीमोक्रेसी, फिर है ए ओलिगार्की। ये तो संपत्ति पर आधारित एक तंत्र होता है, और टिमोक्रेसी का मतलब सैन्य शक्ति पर आधारित एक तंत्र। हाँ ये कुलीन तंत्र है, जी कुलीन सर। अभिजात लोगों के लिए। हाँ और और फिर उसके बाद तंत्र डेमोक्रेसी, है, हाँ ये धनिक लोकतंत्र। तंत्र है। जी सर। और और टायरनी डेमोक्रेसी, मतलब तानाशाही। हाँ ये अत्याचारी तंत्र, तानाशाही। तो ये होना चाहिए था, फिलहाल ये है नहीं कहीं, इसलिए डिलीट है। इसमें ये कहते हैं कि सोसाइटी जो है प्लेटो में, इसमें एक बीबीसी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, कोई भी जाके देख सकते हैं बीबीसी में ही, बीबीसी के चैनल पर। उसमें वो बताते हैं कि असल में डेमोक्रेसी कभी स्थिर नहीं हो सकती, और कोई भी समाज का कोई भी तंत्र कभी स्थिर नहीं हो सकता है, वो हमेशा इनपरफेक्ट ही रहेगा। तो सबसे पहले एरिस्टोक्रेसी आती है, अगर हम ऐसा मान के चलें कि चलो एरिस्टोक्रेसी हमने स्थापित कर दी, जिसमें फिलोसोफर किंग की ये बात करते हैं। और लेकिन उसके बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो सैन्य शक्ति के दम पर पूरे समाज को हथि वो पूरी पूरी ताकत को हथिया लेंगे, और फिर उसके बाद टिमोक्रेसी आ जाएगी। फिर टिमोक्रेसी में कुछ लोग धन के लिए लालची हो जाएंगे, तो वो संपत्ति पर आधारित ओलिगैर्की बना लेंगे। जो सबसे ज़्यादा दिन जिनके पास धन होगा वो आपस में एक सरकार बना लेंगे। फिर उसके बाद लोग विद्रोह करेंगे, पूंजीवादियों को दबाएँगे। जब पूंजीवादियों को लोग दबाएँगे, किनारे करेंगे, तो सब आगे आना चाहेंगे, और इस तरीके से डेमोक्रेसी स्थापित होगी, जिस पे आज अभी हम हैं। और एक एक बार ऐसा हुआ डेमोक्रेसी में कि एक व्यक्ति बहुत सुप्रीम बनकर उभरेगा, और लोग उसके पीछे कायल होने लगेंगे, पागल होने लगेंगे, तो फिर वो आपको अपनी शक्ति के आधार पर दबाने लगेगा। और जब वो दबाने लगेगा, तो उसका तानाशाही नेचर आपके ऊपर देखने को मिलेगा। और इस तरीके से एक जैसे जैसे हमने गद्दाफी को देखा, जैसे हमने इदी अमीन को देखा, या जैसे हमने स्टालिन को देखा, कि वो तो एक तरीके से कहीं न कहीं वो सोशलिज्म, कम्युनिज्म या डेमोक्रेसी लेके चल रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्होंने अपना जो पूरा सिस्टम है वो एक तानाशाही के रूप में चलाने लगे। तो फिर वही बात चलने लगी कि फिर एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति आएगा, फिर वही, तो ये चक्र चलता रहता है। सोसाइटी में ये जो तंत्र होते हैं, गवर्नेंस होती है, ये कभी परफेक्ट नहीं होती है, इसमें इम्परफेक्शन बनी ही रहती है। ये ऐसा हाँ इन्होंने ठीक, द रिपब्लिक में ये सब लिखा है। बहुत बढ़िया। अब आइए, व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ वैलिड आर्गुमेंट अमंग द फॉलोइंग। वैध युक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है? बाकी सब वैलिड आर्गुमेंट के लिए सही है, एक गलत है, वही बताना है ना। If its conclusion is false, then all premises cannot be true together. यदि इसका निष्कर्ष गलत है तो सभी आधार वाक्य एक साथ सही नहीं हो सकते। देखिए, जानते हैं कर लेंगे इसको। ये है प्रेमिसेस आधार वाक्य, और ये है कंक्लूजन निष्कर्ष, और ये है वैलिड और इनवैलिड, वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। देखिए इसमें चार लाइन बनाते हैं हम सब। अगर प्रेमिसेस ट्रू हो, कंक्लूजन भी ट्रू हो, तो ये वैलिड इनवैलिड दोनों हो सकता है ना। यहाँ पे लिख लीजिए दोनों, वैलिड इनवैलिड दोनों हो सकते हैं।
प्रेमिसेस ट्रू हो, कंक्लूजन फॉल्स हो तो केवल अवैध होता है, इनवैलिड होता है। ये फॉल्स हो, ये ट्रू हो तो ये भी दोनों हो सकता है, वैध भी और अवैध भी। और नेक्स्ट क्या है, दोनों फॉल्स हो, कंक्लूजन और प्रेमिसेस, तब भी दोनों हो सकता है, वैध भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है, वैलिड इनवैलिड दोनों हो सकता है। अब अभी पहला कह रहा है इफ इट्स कंक्लूजन इज फॉल्स है, यदि इसका कंक्लूजन फॉल्स है, देखिए फॉल्स कहाँ पे है, ये दो लाइन में, दूसरी और चौथी में, कंक्लूजन फॉल्स है, देन ऑल द प्रेमिसेस कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, तो सभी प्रेमिसेस सही नहीं हो सकती, तो सभी आधार वाक्य एक साथ सही नहीं हो सकते क्या, इसको देख के Yes, बताना है। हो ये सही है, सकता है हो सर। सकता है सर। कौन सा सही नहीं है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इफ ऑल इट्स प्रोपोजिशन आर ट्रू देन इट इज साउंड आर्ग्यूमेंट। देखिए साउंड आर्ग्यूमेंट इसको ठोस युक्ति बोलते हैं। जैसे आपके पास दो प्रेमिसेस है, एक कंक्लूजन है, तीनों के तीनों यदि ट्रू प्रोपोजिशन हो ना, तीनों प्रोपोजिशन ट्रू हो तो उसको साउंड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठोस युक्ति बोलते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सही है। तीसरा क्या है, इफ एनी ऑफ द प्रेमिसेस इज ट्रू, यदि कोई एक प्रेमिसेस ट्रू हो देन इट्स कंक्लूजन ये इज फॉल्स, नेसेसरी ट्रू। ये यही सर गलत है ना, फॉल्स है। यस, ये गलत है, इसका यही कोई आंसर है, गारंटी बाकी नहीं सब है नेसेसरीली ट्रू होने के लिए। यस। इट्स कंक्लूजन नेसेसरली फॉलोज फ्रॉम द इट्स प्रेमिसेस, इसके निष्कर्ष आवश्यक रूप से इसके आधार वाक्य का अनुसरण करते हैं या नियमित होते हैं, तो ये भी सही है, तो आंसर तीसरा हो जाएगा, है ना। कोई है जिसको ना समझ आया, पहला बता दो कस्तूरी फिर से, पहला क्यों सही है। सर इंग्लिश दिखा दीजिए, नहीं तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। देखो बताओ। Sir, if फर्स्ट, its conclusion is false, then all the premises cannot be true together. ऐसा भी proposition है सर कि all the premises true, लेकिन conclusion false नहीं है। तो जब false हो जाएगा तो ये invalid हो जाएगा। और ये वैलिड के लिए पूछ रहा है। हाँ, जब invalid हो जाएगा तो sound argument कभी भी नहीं होगा ना, इसीलिए। सेकंड देखिए, इफ ऑल इट्स propositions आर ट्रू देन इट साउंड आर्गुमेंट। यस सर, ऑल द प्रेमिसेस ट्रू मीन्स आर्गुमेंट वैलिड, देन इट इज कॉल्ड साउंड आर्गुमेंट। साउंड आर्गुमेंट का डेफिनेशन होची ऑल द प्रेमिसेस propositions आर ट्रू देन आर्गुमेंट इज वैलिड देन साउंड। वेरी गुड। If any of the premises is true, then conclusion is necessarily true. सर वैलिड आर्गुमेंट से हम देखते हैं कि प्रेमिसेस ट्रू देन कंक्लूजन ट्रू या फॉल्स, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। हम प्रेमिस को ट्रू लेके कंक्लूजन को नेसेसरली ट्रू हम नहीं बता सकते हैं ना, इसलिए ये गलत। इट्स कंक्लूजन नेसेसरली फॉलोज फ्रॉम इट्स प्रेमिस, ये सर वैलिड आर्गुमेंट, वैलिड इनवैलिड ये दोनों डिडक्टिव आर्गुमेंट का फॉर्म, इसीलिए कंक्लूजन नेसेसरली फॉलोज फ्रॉम इट्स प्रेमिसेस। कंक्लूजन डिडक्टिव आर्गुमेंट रे प्रेमिस ट्रू ही डिराइव ओके, होता है। तो सबको क्लियर है। देखिए इसलिए तीसरा गलत है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर इसका मतलब ये है कि अगर दो प्रेमाइस में एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है और कंक्लूजन फॉल्स है तो भी वैलिड हो सकती है ये आर्ग्यूमेंट। मतलब वैलिड दोनों इनवैलिड, प्रेमाइस। फिर से हाँ बोलिए क्या बोलो। बोलने थे। सर एक बार इंग्लिश दिखा देंगे। अगर एक प्रेमाइस ट्रू है दूसरी फॉल्स है और कंक्लूजन ट्रू है और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है वैलिड आर्ग्यूमेंट में, हाँ हाँ है हाँ ना। ठीक। ठीक है, हाँ मुझे बस यही पूछना था। थैंक यू। बहुत अच्छे। तो अपने आगे आने वाले विद्यार्थियों के लिए बता दें कि हमारे इस ग्रुप में उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक हर राज्य के विद्यार्थी हैं। तो जैसे कस्तूरी जयंती से, कस्तूरी अभी जो बता रही थी, कहाँ से हो, उड़ीसा से, उड़ीसा। कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा है जहाँ के बच्चे ना हो, तो ये हम सब के लिए एक बहुत बढ़िया बात है फिलोसफी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Name the fallacies committed in the following argument. No poets are accountants. Some
आर्टिस्ट आर पोएट्स, देयरफॉर सम आर्टिस्ट आर अकाउंटेंट्स। तो क्या कौन सी फैल्सी हो जाएगी? हम लोगों ने क्या लिखा है? लिखा है कि देखिए यहाँ पे यहाँ हाँ, तो ये तो नेगेटिव है, कोई एक प्रेमिसेस, कोई एक आधार सर वाक्य नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, सर ये देखिए, ऑप्शन को देखिए, ये तो एग्जिस्टेंशियल फालासी नहीं होगा क्योंकि ना यूनिवर्सल से पर्टिकुलर को नहीं आया, हाँ, ये देखिए गलत हम है। बता रहे हैं। हाँ, ठीक। और अच्छे, और फालासी ऑफ एक्चुअली में यहाँ पे है, प्रेमिसेस भी नहीं है। यहाँ पे आंसर 3 दिया है। अब सुनिए, 3 दिया है बट 3 सही नहीं है। लिखा है फैल्सी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिसेज, इसमें निषेधात्मक आधार वाक्य तर्कदोष ऐसा दिया है। देखिए होना ये चाहिए कि कोई एक प्रेमिसेज, कोई एक आधार वाक्य यदि नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होता है। यदि ऐसा नहीं है तो वहां पे फैल्सी हो जाती है निषेधात्मक आधार वाक्य से स्वीकारात्मक निष्कर्ष निकालने का दोष। फैल्सी ऑफ ड्राइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रेमिस, तो ये वाला होता है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन तीसरा आंसर दे दिया है। अब देखिए तीसरा कब होता है, ये फैल्सी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस कब होता है? ये तब होता है जब दोनों आधार वाक्य नेगेटिव हों। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल, तो तीसरा दे दिया है। ठीक, समझ गए? हाँ ये वाला तब होता है जब दोनों आधार वाक्य नेगेटिव हों, निषेधात्मक हों, है ना? यस सर। ये फिलहाल सभी गलत हैं। आगे बढ़े। हाँ सर। आइए, what can be correctly said, the said for argument from some reformers are fanatics, so some idealists are fanatics because all reformers are idealists। क्या होगा? सर पार्ट पार्ट करके लिख दीजिए ना, हो जाएगा, फिगर मोड सब हो जाएगा। हो जाएगा। देखिए पहला है कि सम रिफॉर्मर्स, तो सम रिफॉर्मर्स ये क्या हो गया? आई हो गया ना। आई मतलब क्या है? कुछ सुधारक उन्मादी होते हैं। फिर क्या है? सो सर फिर सेकंड ऑप्शन, और सेकंड प्रीमिस ऑल रिफॉर्मर्स आर आइडियलिस्ट होगा। ऑल रिफॉर्मिस्ट, ये हो जाएगा। ये सो सम आइडियलिस्ट आर, ये सो है ना, कंक्लूजन है। अतः कुछ आदर्शवादी उन्मादी होते हैं, तो ये फिर आई हो जाएगा। तो देखिए, अच्छा वो भी तो लिखना होगा। एम सब लोग कर लेंगे। नहीं सर, आप लिख दीजिए, सम आर देखिए इज आर आर एफ। ये एम है, ये पी है, तो यहाँ पे लिखिए एम पी। और देखिए ये एस है, ये पी है, तो कंक्लूजन में लिखिए एस एंड पी। और फिर इसमें क्या है? एम एस, एम है एस है, एम लिखिए एस लिखिए। तो ऐसे होता है ना, ऐसे मतलब क्या, इस तरह से क्या होता है? थर्ड फिगर से देखिए थर्ड फिगर और वैलिड है, चेक करिएगा, वैलिड है। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। देखिए हिंदी में ना, हिंदी में बड़ी मुश्किल है। यहाँ भी वैलिड लिखा है, यहाँ भी वैलिड लिखा है। सेकंड में ए कैसे है? क्या? वो आपने सेकंड में ए लिखा हुआ है ना, तो वो ए कैसे है? इसलिए है, यहाँ पे देखो, ऑल रिफॉर्मर्स आर आइडियलिस्ट, बिकॉज ऑल रिफॉर्मर्स आर आइडियलिस्ट, सभी सुधारक आदर्शवादी हैं, तो इसलिए हमने ये लिखा है। जी सर सर, इसमें बिकॉज वो ये तो थर्ड पहले में आना चाहिए ना फिर। क्या? सर तो फिर सर इसमें थर्ड में आना चाहिए ना। थर्ड में तो तीसरा ही तो लिखे, ये तीसरा आंसर नहीं, थर्ड फिगर। सर हाँ इसमें नहीं और सर, एक वो ठीक है, बोल रही देखिए है जो कि बिकॉज लिखेंगे ना, उसका प्रपोजिशन का साइन है, लेकिन सो जो लिखते हैं ना, वो कंक्लूजन का साइन है। यस यस, जो हाँ, ये अतः जो है ये कंक्लूजन है, ये आपको लास्ट में रखना है। अतः कुछ आदर्शवादी उन्मादी होते हैं, ये लास्ट में रखना है। तो यहाँ पे यस मिल गया, ये पी हो गया। देखो हिंदी में, देखिए लास्ट में एस मिल गया, पी हो गया। तो एस आदर्शवादी, आदर्शवादी जहां भी है वो एस हो जाएगा, उन्मादी जहां भी है वो पी हो जाएगा, सुधारक इसमें भी है एम हो जाएगा, सुधारक इसमें भी है एम हो जाएगा। देखिए तो यहाँ बन गया क्या? एमपी, पहले में हो गया एमपी और लास्ट में हो गया एमएस, और ये
ये आधार निष्कर्ष है, तो एसपी हमने पहले ही लिखा है, तो ये क्या है, आई है, ये ए है, आई है, तो आई ए आई थर्ड, ठीक है, वैलिड है। जी सर। हाँ चलिए सर। स्पेकुलेटिव, लेक्सिकल और प्रिसाइजिंग, थ्योरेटिकल, ये डेफिनेशन है। ये सर की बुक में, आदरणीय गुरुदेव अविनाश तिवारी सर की बुक में ये परिभाषाओं के प्रकार दिया गया है ना, तो वहां आप इसको बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ठीक, चलिए इसको फिर हल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा देखिए इंग्लिश में। इसका एक का 4 मिलाइए। स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव मतलब होता है ऐच्छिक, नहीं सॉरी, स्टिपुलेटिव, स्टिपुलेटिव मतलब ऐच्छिक। इसमें एक परिभाषा जिसमें एक नवीन प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, कुछ अर्थ का ऐच्छिक आरोपण किया जाता है। A definition in which a new symbol is introduced to which some meaning is arbitrarily assigned। जैसे देखिए, जैसे जो रेलवे का गार्ड होता है, हरी लाल बत्ती कहती थम, मतलब वो रेड दिखाता है, रेड हरी झंडी, लाल झंडी, तो क्या हो जाता है, ट्रेन रोक दी जाती है ना, या फिर हरी दिखाता है तो रुक जाती है। तो क्या ऐसा कभी कहीं मतलब पहले से बना बनाया था क्या, बना बनाया नहीं था, या ऐच्छिक है, मतलब सब लोग मिलके ऐसा बना लिए, तो एक आध 4 मिलेगी। इसका एग्जाम्पल है रेलवे गार्ड और पायलट के बीच जो ये आदान प्रदान होता है, तो यह परिभाषा न सत्य होती है न असत्य होती है एक तरह से, तो ए का 4 मिलाइए। लेक्सिकल मतलब होता है कोशीय, इसको बी का 3 मिलाइए। अ डिफिनेशन दैट रिपोर्ट द मीनिंग दैट द डेफिनेबल क्या लिखा है पढ़िए, डिफिनेंडम ऑलरेडी है। इसका मतलब एक परिभाषा, हाँ डिफिनेंडम एक परिभाषा उस आशय को प्रस्तुत करती है जो परिभाष्य पद में पूर्व से ही विद्यमान होता है, ये शब्दकोश की तरह है ना। तो और निश्चयात्मक, सी का मिलाइए आप, कौन सा, पहला। प्रिसाइजिंग मतलब निश्चयात्मक, इसमें क्या होता है, किसी अवधारणा को अधिक स्पष्टता के साथ रेखांकित करना, डबल मीनिंग यानी एम्बिग्यूटी को दूर करने हेतु दी गई परिभाषा। तो ये सुविधा असुविधा के लिए डिफिनीशन डिवाइड टू एलिमिनेट एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए निश्चयात्मक परिभाषा दी जाती है। थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक, इसको दूसरे से मिलाइए। एक परिभाषा जो सिद्धांत की समझ को धारण करती है, यह परिभाष्य पद प्रमुख तत्व होता है। सैद्धांतिक मतलब कोई सिद्धांत बताना हो, न्यूटन का तीसरा नियम होता है, ये थ्योरेटिकल ना। तो इसका आंसर 4 लगा दीजिए। हिंदी में लिखिए, ये परिभाषाएं होती हैं। एक और होती है प्रेरक परिभाषा। जो प्रेरक परिभाषा होती है वो किसी के मनोभाव को प्रभावित करती है ना? तो 5 तरह की परिभाषाएं दी गई हैं, ये लास्ट आंसर होगा। अब देखिए, एक्सीडेंट, इक्विवोकेशन, स्ट्रामैन, असेंट, है ना। देखिए क्या है, एक्सीडेंट मतलब आकस्मिक होता है, इसको मिलाइए ए का तीसरे से। ए का तीसरा, इसमें होता है कि जब विशेष घटना पर लागू होने वाली बात का सामान्यीकरण करने की भूल हो जाती है, एक ये आकस्मिक गुण बोलते हैं। when one mistakenly applies a generalization to an individual case that it does not properly govern। इक्विवोकेशन, इसको बोलते हैं अनेकार्थक, इसको मिलाइए बी का 4 से। when the sum word phrase is used with 2 or more meaning, 2 या 2 से अधिक हो, जब तर्क में एक ही शब्द या मुहावरा 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रस्तुत करे, तो ये इक्विवोकेशन हो जाता है। स्ट्रामैन, इसको बोलते हैं पुतला दोष, ये सी का पहला मिलाइए। व्हेन करेक्ट रीजनिंग इज अंडरमाइंड बाय द डिलिबरेट मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अपोनेंट पोजीशन, जब प्रतिपक्षी की स्थिति को जानबूझकर मिथ्या निरूपण किया जाता है, मिस इंटरप्रिटेशन किया जाता है, तो ये अपोनेंट को स्ट्रामैन। असेंट, असेंट मतलब बलाघात, है ना, जैसे कहते हैं रुको मत जाओ, तो डी का मिलाइए दूसरे से। when a shift of meaning arise within an argument as a consequence of a change in the emphasis given to its word or parts, जब एक तर्क में अर्थ का बदलना शामिल हो जो उसके शब्दों अथवा उसके भाव विशेष पर जोर देने से परिवर्तित हो जाता है,
है ना। ये आप जैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वही लड़ो, लड़ो मत भागो ना। अगर यहाँ कॉमा लगा दे रहे हैं तो कहते हैं लड़ो, भागो मत, मत भागो। अगर कॉमा यही यहाँ कर दें तो जोर यहाँ दे दिए, इम्फेसाइज यहाँ कर दिए, लड़ो मत, भागो, है ना। तो बलाघात। आंसर तीसरा लगा लीजिए। कंट्रेरी सब कंट्रेरी सब अल्टर्न सुपर अल्टर्न, इसका क्या होगा? कंट्रेरी में क्या होता है? ए ई थर्ड। इसको ए सर सी होगा। ए का थर्ड, यस कंट्रेरी, ए इज टू, आई इज फास्ट, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सब कंट्रेरी। आइए, फोर हाँ, और सब अल्टर्न सी का सेकंड, सुपर अल्टर्न ये हो जाएगा। तो इसका सेकंड आंसर है ना। हाँ ए ई आई ओ, यहाँ पे कंट्राडिक्शन रिलेशन होता है, ये कंट्रेरी रिलेशन होता है, ये सब कंट्रेरी रिलेशन होता है, ये सब अल्टर्न का रिलेशन होता है। यहाँ देखिए, ये आपको याद रखना है, एक सब अल्टर्न है, एक सुपर अल्टर्न है। सब अल्टर्न क्या है? इफ आई इज ट्रू, सब अल्टर्न में आई ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है, सुपर अल्टर्न में यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्सल स्टेटमेंट पहले दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है, इसका दूसरा आंसर है ना, उपाश्रित और उपाश्रय। चलिए, given the above three are consistent, what all is entailed by these। तो आपको सॉल्व करना है और ये बताना है कि कौन सा, हाँ एबीडी होगा सर इसका एबीडी होगा, हाँ यस, सर ये कैसे होगा बता दीजिए, नहीं हाँ तो इसको सॉल्व कर देते हैं। हाँ सर उसको सॉल्व करते बता। हैं, हाँ ओके ओके, देखिए करते हैं। आपके पास, हाँ, चलिए बताइए, लेकिन आपकी आवाज कट कट के आ रही है अंकित। पहले ये लिख लेते हैं, पी वेज क्यू इम्प्लाइज आर डॉट एस, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है निगेशन पी इम्प्लाइज टी, इम्प्लाइज निगेशन टी, और थ्री है निगेशन आर। ये आपके पास ऑलरेडी है। चलिए 4 नंबर में क्या करें? 3 में वेस कीजिए, देखिए, निगेशन आर इसमें हम ऐड कर देते हैं, निगेशन आर वेज निगेशन एस, तो यहाँ पे लिखिए 3 का एडिशन कर दिए, ये 4 नंबर हो गया। 5 में क्या करिए? डिमॉर्गन कर दीजिए इसका, तो निगेशन आर डॉट एस हो गया, ये 4 का डिमॉर्गन कर दिए। फिर 6वें में क्या करिए? 6वें में 1 और 5 का एम्प्टी कर दीजिए। 1 और 5 का एम्प्टी जब करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा निगेशन ई वेज क्यू। हाँ, ये 1 और 5 का हमने क्या कर दिया? मॉडस टोलेंस कर दिया। फिर 7 नंबर में क्या करिए? इसी का डिमॉर्गन कर दीजिए, तो ये हो गया निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू। 6 का डिमॉर्गन हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में इसका सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, 7 का नहीं 8 लिखिए ना, 7 का सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, यहाँ लिखिए 7 का सिंप्लीफिकेशन। तो ये हमें निगेशन पी आ गया, तो निगेशन पी दिया हुआ है तो एक आपको ए मिल गया है, यहाँ लिखते जाइए कि एक आंसर ए मिल गया है। फिर 9 नंबर में क्या करना है? 9 नंबर में हम क्या करेंगे? 7 का कम्यूटेशन कर दें, निगेशन क्यू डॉट निगेशन पी। ये हमने क्या कर दिया? 7 का 7 का कम्यूटेशन कर दिया। तो फिर 10 नंबर में क्या किया? 10 नंबर में हम फिर सिंप्लीफिकेशन कर दिए, तो निगेशन क्यू, 9 का सिंप्लीफिकेशन कर दिए, तो आपको मिल गया निगेशन क्यू। देखिए निगेशन क्यू ये है दूसरा, ए के साथ आप बी भी लिख लीजिए, ये भी आंसर है। फिर आगे क्या करिए? 11, हाँ 11 नंबर यहाँ लिख देते हैं। 11 नंबर में आप क्या करिए? 2 और 8 का एमपी करिए। 2 और 8 का एमपी जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? टी इम्प्लाइज निगेशन टी, टी इम्प्लाइज निगेशन टी, है ना। तो यहाँ पे लिखिए 2 और 8 का एमपी, है ना, 2 और 8 का एमपी। फिर 11 के बाद 12 देखिए, 12 में हम क्या किए? एमआई का मटेरियल इम्प्लीकेशन कर दिए, किसका? 11 का। इसका मटेरियल इम्प्लीकेशन करेंगे तो निगेशन टी वेज निगेशन टी, है ना। ये क्या किए? 11 का मटेरियल इम्प्लीकेशन कर दिए ना। फिर ये 12, 13 नंबर में क्या करेंगे है? टोटोलॉजी कर देते हैं, ये टोटोलॉजी कर देते हैं, निगेशन टी आ जाएगा। तो निगेशन टी भी है, देखिए
ए बी डी कहीं है या ये वाला है? बहुत बढ़िया, अंकित एकदम सही बताए थे। हाँ ठीक। यस Yes, सर। sir. चलिए। इंग्लिश इंग्लिश भी यही आंसर, इंग्लिश बदलिएगा नहीं, है ना? ए अंकित बी का डी। लिखित अच्छा है सर। हाँ बहुत बढ़िया है। In a valid argument from each form is converted into a statement from then. जब आर्ग्यूमेंट फॉर्म को स्टेटमेंट में बदलते हैं तब क्या होता है, यही बताना है। तो ये कैसे होगा? सर ए और बी तो होगा एक्चुअली सर। हाँ कल ये सारे क्वेश्चन है तो अभी नोट भी किए थे सर से पूछने के लिए, वो सब कुछ क्वेश्चन हैं। ये आप नोट किए थे, सर से पूछ लीजिए। हाँ ये सर कल पूछ भी नहीं पाए क्योंकि सर चल मतलब ऐसा सिनेरियो बन गया, सर जाने लगे तो हम कुछ नहीं कर पाए। दो कोई तीन बात नहीं, अरे चलिए। क्वेश्चन। हाँ इसको सर से तो पूछ ही लीजिएगा, हम लोग भी कर लेते हैं। इसका आंसर वैसे दिया है, ए बी ही दिया है, ए बी दिया है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट है तो आप उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए P implies Q, P therefore Q, ये आपके पास आर्ग्यूमेंट है। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? ये मॉडस क्या है? एम्प्टी सर, Modus modus ponens। ponens, sir. Modus मॉडस ponens. पोनेंस है। ये आपका आर्ग्यूमेंट है। अब इसको आप इसको अगर कन्वर्ट करेंगे स्टेटमेंट में तो इट्स करस्पॉन्डिंग कंडीशनल स्टेटमेंट, इसका संगत सोपाधिक कथन जो होगा वो क्या होगा? P implies Q और डॉट P, डॉट P, ये दोनों आधार वाक्य डॉट से जुड़ जाते हैं। फिर इसको ऐसे करिए और कंक्लूजन को इम्प्लाइज Q कर दीजिए। ये होता है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट। यानी जितने स्टेटमेंट रहे वो डॉट से कनेक्ट करिए और कंक्लूजन को इम्प्लाइज से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज और आता है, किसी भी वैध युक्ति को पुनर्कथन सिद्ध करने के लिए उसे एक सोपाधिक कथन के रूप में लाना होता है। मतलब किसी वैलिड आर्गुमेंट को टोपोलॉजी प्रूव करना हो तो हमें क्या करना है? उसको स्टेटमेंट फॉर्म में चेंज करना होता है। तो पहले से करना होता है, आधार वाक्य को कंजक्शन से ऐड करते हैं, फिर निगेशन, फिर इंप्लाइज करके उसका कंक्लूजन लिख देते हैं। तो पढ़ते हैं, सच अ स्टेटमेंट फॉर्म मस्ट बी अ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ऐसा स्टेटमेंट कंडीशनल यानी शर्त होता है, बोलिए है कि नहीं? कंडीशनल है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो सही हो गया। दूसरा, सच स्टेटमेंट फॉर्म इज ऑलवेज अ टोटोलॉजी। तो ऐसा टोटोलॉजी होता है? हाँ होता है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा किसी भी वैलिड आर्ग्यूमेंट को टोटोलॉजी प्रूव करने के लिए उसको कंडीशनल स्टेटमेंट में चेंज करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है ना? अब आइए, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ सच स्टेटमेंट फॉर्म इज इनडिटर्मिनेट। तो कह रहे हैं ऐसे कथनात्मक आकार की सत्यता मूल्य अनिश्चयात्मक, अनिश्चयात्मक नहीं होता, टोटोलॉजी होता है ना? तो ये गलत है, तीसरा गलत है। अब नेक्स्ट क्या है? इन फॉर्मिंग सच अ स्टेटमेंट फॉर्म अ कंजक्शन मस्ट बी यूज्ड। तो कह रहे हैं ऐसे कथन आकार में संयोजन का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, बताइए संयोजन का प्रयोग अवश्य करें कि ना करें? हाँ ऐसे तो वो प्रमाइसेस को ऐड करना, उसके बाद कंडीशनल करेंगे। तो देखिए आवाज नहीं है आपकी, कोई बात नहीं। आप किसी को एडिशन का रूल पता है? जल्दी बताइए एडिशन का। पी देयरफॉर पी वेज क्यू, ये एडिशन का रूल है। आई नो, मतलब हम सभी जानते हैं, वी नो दैट एडिशन का रूल ये है। अब इसको चलिए चेंज करते हैं, किसमें इसको चेंज करते हैं? ये आर्ग्यूमेंट है, अब इसको चेंज करते हैं स्टेटमेंट में। तो चलिए करते हैं, पी ऐसे हो गया इंप्लाइज, ये पी वेज क्यू ना। हमने क्या बताया? कंक्लूजन को इंप्लाइज लगा के कर देते हैं। तो कंक्लूजन को हमने इंप्लाइज लगा के कर दिया। तो यहाँ पे जो बोल रहा है, इन फॉर्मिंग सच अ स्टेटमेंट फॉर्म कंजक्शन मस्ट बी यूज्ड। तो कंजक्शन का प्रयोग अवश्य हुआ है क्या? बोलिए। नहीं, sir. सिंगल प्रेमाइस के लिए कैसे ये नहीं होगा? करिए, Implication must be होगा. एक ही आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर ए भी हो गया, कोई दिक्कत? हिंदी में देखिए, ये सिंगल प्रेमाइस के उसमें फेल हो जाएगा ये। हाँ हाँ वहां फेल हो जाएगा, है ना? सही बात। Yes, sir. इसको हाँ, तो ये आंसर ए भी लगाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे करें।
जी सर। अब आइए, ये क्वेश्चन जो है, अब इसमें क्या बताएं, उस दिन हम लोग सर से बात कर रहे थे ये कि द मेथड ऑफ 19 रूल इन कॉपीज मेथड ऑफ डिडक्शन इज इनकम्पैटिबल मीनस माइनस इन द रूल ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो कह रहे हैं कॉपी की निगमनात्मक विधि में 19 नियमों की विधि संविलियन के नियम के बिना अपूर्ण है। देखिए, ये इसका आंसर तो फिलहाल दिया है ए बी डी, ठीक है, ये एनटीए ने दिया है ए बी डी। अब पता नहीं क्या है सही है क्या गलत है। सर सर फर्स्ट ऑप्शन को सही या गलत, ये पहले सर बताओ। कॉपी है, अकॉर्डिंग टू कॉपी तो सर पहला ऑप्शन नहीं होना हाँ, चाहिए था। देखिए इसको वो कर देते हैं, हाँ नहीं होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ दिया है। ये आंसर ए बी डी दिया है। पहला कह रहा है 19 नियमों की विधि संविलियन के बिना अपूर्ण है, तो एक्चुअली में एब्जॉर्प्शन का नियम ही अपूर्ण है। दूसरा है पोस्ट क्राइटेरिया इज क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी, पोस्ट निकष सुसंगतता का निकष है। तो ये अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिफिकेशन के बाद। उसके बाद क्या है, ये इन द एक्जिम्स ऑफ इज डेरिवेबल as a theorem from some the axioms outside the given axiomatic system, such an axiom is definitely independent। तो ये गलत है, डिपेंडेंट स्वतंत्र नहीं होना चाहिए ना। यदि कोई अभिगृहित दी गई अभिगृहित प्रणाली के बाहर कुछ अन्य अभिगृहितों के प्रमेय के रूप में उद्भूत होने योग्य है, तो ऐसा अभिगृहित निश्चित रूप से स्वतंत्र है। जब कोई चीज उसी से निकलेगा ना, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है ना। तो ये तो गलत है, सी वाला हटा दीजिए। अगर सी वाला हटा दीजिए तो सब हट जाएगा, तो आंसर ये बच जाएगा। बाकी अब हम लोग बाद में देखेंगे इसको। ऑल लॉजिस्टिक सिस्टम आर टाइप्स ऑफ डिडक्टिव सिस्टम्स, सभी तार्किक प्रणालियां निगमनात्मक प्रणाली के प्रकार हैं। अब इस पे आप लोगों को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। ये स्वतंत्र है, इसलिए गलत है। यहाँ सर सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला है सर? मतलब जो उससे निकलता है, सेकंड ऑप्शन में ये बोला है यदि कोई दी गई मतलब कोई एग्जीमेटिक में क्या है कि कुछ उसी से निकल रहा है। जैसे मान लीजिए कुछ भी है पी वेज क्यू निगेशन पी देयरफॉर क्यू, मतलब ये एग्जीमेटिक सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। यहाँ हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब ये इससे ये निकल रहा है क्यू, है ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर ये इससे कुछ इसका मतलब ये निकाला जा रहा है, तो क्या क्यू है, मतलब इस फॉर्म है वो तो उसी में है ना, डिपेंडेंट नहीं है। देखिए इफ डेरिवेबल थ्योरम, सर साउंड नहीं आ रहा है ठीक से। करेक्ट, उसे डिराइव किया जा सकता है, तो जो डिराइव किया जाएगा उससे इंडिपेंडेंट होगा क्या, जो डिराइव उससे इंडिपेंडेंट नहीं होगा, उसी में रहेगा ना। जी सर। प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये हम करते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये जो ये डिराइव किया गया ये फॉर्मूला, क्या इससे इंडिपेंडेंट है? नहीं ना, वही बोल रहा है वो इसी से डिराइव किया गया, तो इसी में है। ठीक, द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट क्वांटिफिकेशन थियरी, क्वांटिफिकेशन थियरी कौन सा इनकरेक्ट है, ये आप सब खुद। सर इसका फोर्थ ऑप्शन नहीं समझ में आया सर, एक बार बताया था लेकिन सर हम भूल गए सर। यहाँ पे हाँ यस सर। सर ये इक्वल अभी टू तो होना हम चाहिए ना। यस यही से देखिए यहाँ पे एक्चुअली में ये क्या है, एक्चुअली में ये हाँ सर फास्ट जो है ये बता ए रहे हैं, सही प्रोपोजिशन है। ये ए प्रोपोजिशन है, और ये क्या है, ये ओ है। ओ का कंट्राडिक्शन है। देखिए ओ का कंट्राडिक्शन क्या होता है, ओ का कंट्राडिक्शन एक्चुअली में ए होता है ना।
सर ओ का ये निगेशन यानी ओ का कंट्राडिक्शन ए होता है, तो ये सॉरी, ये ओ, हाँ वही तो है, प्रॉब्लम है। सर ये कहाँ नेगेट किए? ये देखो निगेशन नहीं लिखा है, ये निगेशन, ये एटलीस्ट एक्स, ये क्वांटिफायर है, उसके जस्ट पहले निगेशन नहीं है। ओहो, हाँ ये हाँ इतना हाँ छोटा सा, हाँ हाँ ये हाँ तो हाँ सर नॉट ठीक इक्वल है। टू है ना, ये इक्वल टू होना चाहिए था, नहीं, हाँ इसीलिए गलत है, हाँ बाकी सब सही है। अब देखिए पहला क्या है, अपोजिशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ प्रोपोजिशनल फंक्शन बाय टू प्रोसेस ना, कह रहा है कोई प्रतिज्ञप्ति किसी प्रतिज्ञप्ति फलन से की प्रक्रिया फलन से दो प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। कोई True, sir. आपको प्रोपोजिशनल फंक्शन दिया है ना, जैसे mx दिया है, तो mx दिया है, ये प्रोपोजिशनल फंक्शन है, कि प्रोपोजिशन है, क्या है ये, प्रोपोजिशन फंक्शन है, फंक्शन है फंक्शन है सर, ये, चर का फलन, हाँ फलन है ना, हाँ, हाँ तो यस सर। इसको दो तरीके से हाँ, प्रोपोजिशन बना, क्यों इतना गड़बड़ी कर रहे हैं? वॉइस बहुत कट रही है उसकी। ओहो, फंक्शन है, तो आपको इसको प्रोपोजिशन बनाने के लिए के पास दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करेंगे, इंस्टेंसिएशन, एक जनरलाइज प्रोसेस। पहला है दृष्टांतीकरण, सामान्यीकरण। देखिए दृष्टांतीकरण क्या करना है, एम ए, यहाँ पे एक्स की जगह है, ये क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट रख दिए, एम ए रख दिए या एम बी रख दिए, ये क्या है, प्रोपोजिशन है। अब इसी के आगे हम एम एक्स जो है, इसके आगे हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर लगा दें, या हम पर्टिकुलर, या हम ये पर्टिकुलर क्वांटिफायर लगा दें, कोई भी एक लगा दें, तब भी ये प्रोपोजिशन बन जाता है, तो बिल्कुल पहला सही है। नेक्स्ट क्या है, अ सिंगुलर प्रोपोजिशन इज अ सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस ऑफ प्रोपोजिशनल फंक्शन। कोई एकल प्रतिज्ञप्ति किसी प्रतिज्ञप्ति फलन का प्रतिस्थापन दृष्टांत होता है ना, कोई एकल प्रतिज्ञप्ति, हाँ, प्रोपोजिशनल फंक्शन का। देखिए ये प्रोपोजिशनल फंक्शन है, और ये mx क्या है, प्रोपोजिशनल फंक्शन है, तो हम इसको ma बना दिए, तो ये प्रोपोजिशन हो गया, तो वही सिंगुलर प्रोपोजिशन है। तो कह रहे हैं एक सिंगुलर प्रोपोजिशन, एक सिंगुलर प्रोपोजिशन सरल प्रतिज्ञप्ति, एक या एकल प्रतिज्ञप्ति फलन का दृष्टांतिक इंस्टेंस यानी दृष्टांतीकरण से मिलती है, तो बिल्कुल ये भी सही है। दूसरा है प्रोपोजिशनल फंक्शन नाइदर ट्रू और नॉट फॉल्स, फलन ना तो सत्य होते हैं ना तो असत्य, सभी सही है। कोई प्रॉब्लम किसी में हो तो बोलिए। यस, Yes, sir. आइए 136 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिकॉर्डिंग द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग वैलिडिटी ऑफ प्रोपोर्शनल लॉजिक। तो इसका क्या होगा, इसका वन तो सही होगा सर, बी वाला थोड़ा नहीं समझ में आया सर, ये जो रिडक्शन एडी एब्सर्डम जो लिखा हुआ है ना, वो नहीं समझ में हाँ देखिए कह रहे हैं रूल ऑफ हाइपी इनडायरेक्ट प्रूफ कुड बी यूज्ड टू प्रूव द वैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। तो अप्रत्यक्ष प्रमाण के नियम का उपयोग तर्क की प्रारूप की वैधता को प्रमाणित करने के लिए किया जा सकता है। अभी अभी हमने लोगों ने आईपी का रूल पढ़ा है ना, तो ये ठीक है। दूसरा रिडक्टियो एड एब्सर्डम कुड बी यूज्ड टू प्रूव द इनकंसिस्टेंसी ऑफ प्रेमिसेस। देखिए अप्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग आधार वाक्यों की असंभाव्यता को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है, तो उसमें हम निगेशन मान के करके चलते हैं ना, तो जो भी दिया रहता है कंक्लूजन में, हाँ, तो इनकंसिस्टेंसी ऑफ प्रेमिसेज यानी आधार वाक्यों की असंगतता को प्रमाणित करने के लिए, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रूल ऑफ कंडीशनल प्रूफ कुड बी यूज्ड फॉर only such argument form whose conclusion is a conditional statement। कह रहे हैं कि सशर्त प्रमाण के नियम यानी कंडीशनल नियम का प्रयोग, कंडीशनल रूल का प्रयोग हम वही करते हैं जिसका निष्कर्ष कंडीशनल हो, जिस युक्ति का, जिस आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन क्या हो, कंडीशनल हो। तो ये भी सही है ना, करके दिखाएं, जी सर। हम लोग अभी अभी पढ़े हैं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेंथेंड रूल ऑफ सीपी, जो सोपाधिक नियम का सुदृढ़ नियम है, परमिट एनी अजप्शन ऑफ लिमिटेड स्कोप।
सीमित दायरे की पूर्व धारणा की अनुमति देता है। ये हम लोग पढ़े कि नहीं अभी? पढ़ चुके हैं सर, ये भी सही हाँ, है क्या? ये भी सही है। मतलब हाँ इसमें सही हो, इसमें हम लोग स्कोप लेते हैं ना, कि जैसे यहाँ से यहाँ तक लिए, तो ये भी अब बनाते इसके बाद जो कुछ भी लिया जाएगा इसके अंदर का कुछ भी नहीं लिया जाएगा, है ना? तो हैं। आंसर भी इसका सही है। आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा दूसरा, ए बी सी डी। अब किसी को ना समझ आया हो ना, तो आप हमें बताइएगा, तो इसका एक एक एग्जांपल लेके बता देंगे तो हो जाएगा। ये सिंपल सर सा। बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। ओके ओके। हम्म। अभी बताते हैं, पूरा कर ले। हाँ सर, हाँ सर। 36 के बाद 37, ये क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टेटमेंट? ये कैसे करेंगे? सर ये सेकंड इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन सर इसका आंसर सेकंड दिया हुआ है। बता रहे हैं क्यों दिया है। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका निहितार्थ नहीं है? इसका निहितार्थ नहीं है। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा इम्प्लीकेशन ना, निहितार्थ का मतलब इम्प्लाइज लगा के कर लीजिए। जैसे ये निगेशन, निगेशन है, फिर ब्रैकेट है, पी क्यू है, इम्प्लाइज पी है। अगर हम इसको पहला निहितार्थ माने या दूसरा माने, कुछ भी माने, कौन सा माने? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? क्या दूसरा ही माने? क्या बोले थे आप? तो समझ में नहीं आया। इसका ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लीकेशन ऑफ स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का इम्प्लीकेशन कौन सा नहीं है हाँ ना? सर। ये बताना है। तो मान लीजिए हम किसी एक को लेते हैं, ये दूसरे वाले को लेते हैं कि ये इसका इम्प्लीकेशन नहीं है, तो इम्प्लीकेशन मतलब इम्प्लाइज पी, ऐसे करना होगा। मतलब इम्प्लाइज करके यदि हम इसको फिर इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, यदि ये टोटोलॉजी आ गया तो ना, यदि ये टोटोलॉजी आ गया तो इम्प्लीकेशन है। जिस सबको करना पड़ेगा, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे को। ये मान लीजिए इसको करेंगे, ये टोटोलॉजी नहीं आएगा, पुनर्कथन नहीं आएगा, तो ये इम्प्लीकेशन नहीं है, फिर यही आंसर हो जाएगा। करके दिखाएं? जी सर, समझा नहीं जी। हाँ देखिए, जैसे ये आपके सर, पहले से आपको कैसे पता चला ये होगा? आपको 1 घंटा पढ़ाने के लिए हमको 2 घंटा पढ़ना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। चलिए, देखिए इसका हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। पी जब नहीं पढ़ के आते हैं ना, तब लगता है कि वो, तो कहते हैं देख लीजिएगा। ऐसे तो जान जाया करिए आज पढ़ के नहीं आए हैं। ट्रू ट्रू, एफ एफ ना, यहाँ होता है टी एफ। फिर यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू है, तो पी इम्प्लाइज क्यू वाला बना लीजिए, तो इसका क्या हो जाता है? टी एफ टी टी, है ना? फिर उसके बाद हम देखिए, हमने केवल इतने का बनाया है, अब इस पूरे का बनाइए, तो ये हो जाएगा पी इम्प्लाइज क्यू, पहले से था इम्प्लाइज पी, अब ये पूरे का बन गया, तो ये पूरे का बना लेंगे, तो मतलब इसको यानी फर्स्ट रो और थर्ड रो का इम्प्लाइज करना है, तो क्या हो जाएगा? टी इम्प्लाइज टी, टी होता है एफ इम्प्लाइज। ट्रू ट्रू। हाँ, यही। सर, हाँ, ये भी फाल्स ना? अभी क्यों लिखे आप? सही है ना? अब सही है? यस। नहीं। क्यों? देखो, तो ये ट्रू तीसरा, और इसमें इसमें करना है, तो टी इम्प्लाइज एफ, एफ ही तो होगा, तो एफ ही तो लिखे हैं यस सर, इस यस। लाइन। कैसे सर? फॉल्स ही ट्रू ना। नहीं नहीं, इधर सुधर जाएगा ना, क्योंकि ये बताओ, तीसरा लाइन से पहले हाँ लाइन हाँ को ले। हाँ हाँ हाँ, नहीं। हाँ 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 सर, फॉल्स। चलिए, अब इसका हमको निगेशन करना है, तो ये निगेशन करिए और बाकी सबका लिख लीजिए। पी इम्प्लाइज क्यू, फिर इम्प्लाइज पी, इसका हमको निगेशन निगेशन करना है, मतलब इसी का निगेशन कर दीजिए, तो एफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा, टी हो जाएगा, टी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नहीं। फिर अब इसमें इम्प्लाइज पी का पूरा लिख लीजिए निगेशन,
फिर ब्रैकेट P इंप्लाइज Q इंप्लाइज फिर इंप्लाइज P ब्रैकेट बंद फिर इंप्लाइज P, ये पूरा स्टेटमेंट हमने लिख लिया। तो यानी इस स्टेटमेंट को लीजिए और इस फर्स्ट वाले को लीजिए, 1 2 3 4 5 5 और फर्स्ट को लीजिए ना, तो इसको इंप्लाइज करिए। देखिए F इंप्लाइज T क्या होगा, एफ F इंप्लाइज T होगा, टी होगा। F हाँ इंप्लाइज टी होगा सर। T इंप्लाइज F, ये बोलिए क्या होगा, एफ F होगा। तो फिर यहाँ T इंप्लाइज F होगा। ये बताइए टोटोलॉजी है या नहीं, नहीं। नहीं सर। नहीं है सर। ये टोटोलॉजी नहीं है तो ये आपादित नहीं होता, इट इज अ नॉट इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टेटमेंट दिस ना। अगर ये ऐसे भी देख टोटोलॉजी, सकते हैं, ऐसे भी सर इसको देख सकते हैं कि ये जो लास्ट की लाइन है, सेकंड लास्ट की लाइन है और पहली लाइन है, दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है, बिल्कुल उल्टा है। तो उल्टा वाला सही होगा, यानी नेगेशन P इसके बराबर होगा और P इसके बराबर नहीं होगा। अगर इसी की जगह हम नेगेशन P ले लेते तो बिल्कुल यही चीज आ जाती जो सेकंड लास्ट लाइन में लिखी हुई है, FFTT। हाँ इस तरह से। तो ठीक है, कर लेंगे। अब सब करेंगे ना, तो इसमें भी टोटोलॉजी, इसमें भी टोटोलॉजी, इसमें भी टोटोलॉजी आ जाएगा। हाँ सर। चार जो क्या आते हैं नहीं हमेशा नहीं, कभी कभी नहीं हो पाते। इसका दूसरा आंसर है, चलिए ये देखिए, अकॉर्डिंग टू केट मिलेट सेक्सुअल पॉलिटिक्स पैट्रियार्की हैज द फॉलोइंग मार्कर्स। केट मिलेट के सेक्सुअल पॉलिटिक्स के अनुसार पितृसत्ता के क्या संसूचक हैं, क्या मार्कर हैं ना। तो देखिए ये है हायरार्की, द एन हायरार्की सोसाइटी। हायरार्की मतलब ऊंच नीच में सोपान, सीढ़ी, तो सोपानिक समाज ये है। सेक्सुअल ऑपरेशंस, लैंगिक दमन, ये भी होता है ना पैट्रियार्की में। सबसे सबसे ऊंचे दादाजी फिर पापा जी ऐसे करके होता है ना। तो यहाँ पे सेक्सुअल ऑपरेशन, लैंगिक दमन, खाना किससे बनवाना है, केवल बहन से दूसरा। तीसरा का है जनरलाइजेशनल ऑपरेशन, जनरेशनल यानी पीढ़ीगत दमन, तो पीढ़ीगत दमन भी है ना। पैट्रियार्कल सोसाइटी में पापा के पास था संपत्ति, उस दादा के पास था, फिर पापा के पास, ऐसे। तो पीढ़ीगत दमन। एक्सेप्टेंस ऑफ क्वीर थियरी, क्वियर सिद्धांत के प्रति स्वीकृति का भाव, ये नहीं है। आंसर है ABC। ये जूडिथ बटलर सर वाला हो लास्ट गया। क्या है, क्यूर थ्योरी? ये सेकेंड किसी को वेव पता हो से तो सर। रिलेट करती है केट मिलेट, और तीसरे में क्यूर थ्योरी आई थी, तो ये तीसरे वेव का हो जाएगा आई थिंक, मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ वही, लेकिन ये क्यू जो है वो क्वीर, यानी जिसका जेंडर डिफाइन ना हो उसको क्वेर हाँ कहा जाता है। इसको हम बता ही नहीं सके कि ये क्या है, पुरुष है कि महिला है ना, जी ठीक है। जी। तो एक्सेप्टेंस मतलब उनको स्वीकार्यता है, उन एक्सेप्टेंस ऑफ, तो उनकी स्वीकार्यता तो नहीं है ना, ये गलत हो जाएगा। ये जूडिथ बटलर मानती हैं कि उनको उनकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये इसका एक्सेप्टेंस नहीं होता। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। ABC नेक्स्ट 139। According to Peter Rabe, what is the key benefit of philosophical counseling? Philosophical counseling के क्या मतलब क्या क्या होता है उसमें? सर ये आदमी कौन सा आ गया फिर? ये आदमी बहुत अच्छा आदमी है, मतलब अच्छा है खराब है हम नहीं जानते, अब आ गया तो अच्छा ही कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पीटर राबे, है ना, पीटर राबे के अनुसार दर्शन शास्त्री परामर्श के प्रमुख क्या लाभ हैं, फिलोसफिकल काउंसलिंग के क्या क्या लाभ हैं। तो देखिए फिलोसफिकल काउंसलिंग क्या है ना, कि आप काउंसलर के पास जाते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, फिर आपको समाधान बताते हैं, फिलोसफिकल।
ठीक है, सारी चीज समझते हैं। हार्ड होगा सर शायद। हाँ, प्रोवाइड क्विक सॉल्यूशन टू मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ की क्राइसिस मतलब मानसिक स्वास्थ्य संकट है तो शीघ्र समाधान, ये सब साइकोलॉजी का भाग है। इट हाँ। इम्प्लाइज रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स टू गाइड इंडिविजुअल्स। यह व्यक्तियों को निर्देशित करता है कि यह निर्देशित करने के लिए धार्मिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है। देखिए, रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स का प्रयोग करता है, ये तो थियोलॉजी की बात हो गई ना। जो बाबा जी होते हैं, भूत प्रेत झाड़ने वाले या फिर बड़े बड़े बाबा जी, उनका काम है। इट इट इनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस, ये है, यह आलोचनात्मक चिंतन और आत्म जागृति में वृद्धि करता है, तो ये बिल्कुल सही है। इट यूजेज मेडिकेशन टू ट्रीट साइकोलॉजिकल इश्यू, यह मनोवैज्ञानिक मुद्दे के उपचार के लिए चिकित्सा का प्रयोग करता है, तो ये ये गलत है ना, इसका तीसरा ही सही है, फिलोसफिकल काउंसलिंग से रिलेटेड है। एक बार अभी एमपी में सेट में प्रश्न आया था कि ये सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, इसका क्लिनिक कौन खोला और कहाँ पे खोला, तो हमें लगता है 1982, आपको कल बताएंगे कहाँ पे आया हुआ था। एमपी सेट में आया हुआ है, फिलोसफिकल काउंसलिंग कहाँ सबसे खुला है। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इन द इन्वायरमेंटल मूवमेंट इज दैट ऑफ सैलो इकोलॉजी एंड डीप इकोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड बाई आर्यनस। Yes, हाँ, this is second option. सर उसका ओनली हालो इकोलॉजी पूछेगा तो क्या होगा? उसका सर वो पर्यावरण हेडक्वार्टर सर वो जर्मनी में है। मैंने उस क्वेश्चन को देखा था जो आप बोल रहे हैं एमपी सेट का। अच्छा, हाँ मुझे याद नहीं है, बता देंगे। जर्मनी में ही है वो क्वेश्चन आया था, सही कह रहे हैं आप। हाँ, मैंने देखा है। तो इसका अर्नेस्ट हो जाएगा। क्या पूछ रहे थे कस्तूरी? सर ये जो इंग्लिश दिखा है मैं क्या पढ़ नहीं पाई। सेलो इकोलॉजी ओनली होने से भी सेम ही होगा, अर्नेस्टनेस से होगा। सैलो इकोलॉजी और डीप इकोलॉजी। देखिए, डीप इकोलॉजी में क्या है ना कि ये अर्नेस्ट देते हैं, इसमें क्या होता है कि गहन पारिस्थितिकी है ना, इसके बारे में कोई जानता है ये क्या है? सर सेलो इकोलॉजी एंथ्रोपोसेंट्रिक होता है सर। क्या? एंथ्रोपोसेंट्रिक होता है सर, नेचर बेस्ड होता है मेनली। हाँ हाँ, ठीक। और डीप इकोलॉजी सर बायोसेंट्रिक, ह्यूमन लिविंग बीइंग इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर होता है सर। हाँ, ये ना साइलो इकोलॉजी जो होता है ये एक्चुअली में एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी कि मानव केंद्रित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें इंसानों का जीवन सुरक्षित रहे, इसका लक्ष्य है प्रदूषण को कम करना, यानी कि संसाधन बचाना, ताकि ह्यूमन बींग्स सुरक्षित रहे, और इसका अपना कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता। इसमें प्रकृति की अपनी कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता। इस ठीक है। और डीप इकोलॉजी में क्या होता है ना, ये मानव केंद्रित नहीं है, ये इकोसेंट्रिक है, ये प्रकृति केंद्रित है। इसमें हर जीव का अपना मूल्य होता है। ठीक है। इसका लक्ष्य मनुष्य का प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने से रोकना है, मतलब जो हम कुछ कंजप्शन करते हैं उसको रोकना है। तो इसमें इसमें क्या होते हैं, पेड़, नदी, पहाड़, जानवर सबको इक्वल वो दी जाती है। ठीक है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है। दोनों में क्या अंतर है, हमने देखा कि सैलो इकोलॉजी मानव केंद्रित है और डीप इकोलॉजी क्या है, प्रकृति केंद्रित है। सैलो मानव केंद्रित है। सैलो इकोलॉजी में क्या है, ये उपयोग पर आधारित है, कंजप्शन, उपभोग पर आधारित है, उपयोग पर। और डीप इकोलॉजी क्या है, इसका ये अपने आप में मूल्य है, ये साधन की तरह नहीं, एज एंड साध्य की तरह प्रयोग होता है ना। इसमें सैलो इकोलॉजी में इंसान को बचाया जाता है, मनुष्य को। डीप इकोलॉजी में क्या होता है, संपूर्ण बायोस्फीयर को बचाया जाता है। ठीक है। और ये सैलो इकोलॉजी क्या है, ये पॉल्यूशन का ये एक तरह से सतही सुधार है। और डीप इकोलॉजी में क्या होता है, जीवन शैली में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन करने की बात आती है। सैलो इकोलॉजी जो इंसान के काम आता है, डीप इकोलॉजी सभी जीव को समान दर्जा दिया जाता है। ठीक है। यस सर। तो ये रहा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया।
कल और लोग भी आएंगे, चमन से कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो ये हम लोगों ने 24 का पेपर फिनिश कर लिया क्योंकि और फिर करेंगे क्योंकि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। हाँ, सर अभी उसके बाद दिसंबर का होगा ना? इसके बाद 4 सितंबर का पेपर होगा, वो हम लोग कल करेंगे। और हाँ। आप सब एक इसको सुनिएगा, जहाँ पे आपको करेक्शन लगे वो जरूर कमेंट में लिखिएगा ना, और जो सुधार किया जा सकता है वो भी लिखिएगा। और जो अभी ये क्वेश्चन छोड़ दिए थे वो आईपी वाला रूल वाला ना, कंडीशनल प्रूफ वाला, वो कल आते ही चाहे बता देंगे, वो उस क्वेश्चन को लेंगे और एग्जाम्पल के साथ बता देंगे। आज टाइम हो गया है, हाँ तो सर। इसके साथ साथ आप कैसा लगा ये भी बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर।